दिल्ली से 1055 किलोमीटर दूर बिहार लेकर आपको चलना है। आज बिहार के नौजवानों से बात करनी है, सवाल पूछने हैं सिस्टम से और सिस्टम चलाने वालों से, जो राजनीति में तो अव्वल है लेकिन प्रशासन में फिसड्डी साबित हो जाते हैं। और मेरे ये शब्द राजनीति के सूरमाओं को बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन ये शब्द ही आज के बिहार की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। बिहार में कल जो हुआ वो मैंने, आपने, जेडीयू, आरजेडी सभी दलों ने देखा। बीजेपी के सांसद पर लाठियां चली, बिहार के नेता विपक्ष पर लाठियां चली, विधायकों को पीटा गया, कार्यकर्ताओं को अधमरा कर दिया गया, एक कार्यकर्ता की तो जान भी चली गई। बिहार में कल जो हुआ वो कल की बात थी, लेकिन आज उस स्याह कल की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें 1 जुलाई की है, ध्यान से देख लीजिए। इन तस्वीरों में भी पुलिस के हाथ में लाठी है और जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ लगाती हुई भीड़ है। ये वही लोग हैं जिनके वोट के दम पर नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ये वही लोग हैं जिनके वोट से जीतकर तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। ये लोग उसी बिहार की मिट्टी में जन्मे हैं जहां नीतीश बाबू, लालू यादव ने जन्म लिया है, जहां तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं। सवाल मेरा बहुत सरल है, बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति क्यों बदली गई? सवाल मेरा बहुत सरल है, बिहार में शिक्षक संघ नेताओं से सीएम ने क्यों बात नहीं की? सवाल सरल है, शिक्षक जब अपनी बात रखने पहुंचे तो उन पर लाठियां क्यों बरसाई गई? सीएम नीतीश कुमार तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी भी कल यही सवाल पूछने गई थी। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही हूं। सियासत करने वाली हर पार्टी को यह हक है कि पक्ष और विपक्ष में आवाज बुलंद करे। बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगे, तेजस्वी यादव बीजेपी पर आरोप लगाए, ये सारी सियासी बातें हैं, इससे फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये आपसे और मुझसे ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है, लेकिन ताल्लुक रखने वाले सवाल और बातें ये हैं कि 11 महीने में बिहार सरकार ने कितनी नौकरियां दे दी? बताइए, बिहार में युवाओं के पास सरकारी नौकरी के अलावा क्या ऑप्शन है? बताइए कि बिहार में कितनी इंडस्ट्री लगवा दी गई? सबसे पिछड़े हुए राज्यों में बिहार क्यों शुमार है? ये आंकड़े गवाह है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। बिहार सरकार ने बीते बजट सत्र में बताया था कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो $661 सालाना है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना $2100 है। यह आंकड़ा बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। ये फैक्ट गवाही दे रहे हैं कि बिहार में विकास तो छोड़िए, बुनियादी जरूरत की चीजें भी हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। बिहार में हर व्यक्ति साल में 54,312 रुपए कमाता है, यानी रोजाना ₹14.88। सीएम साहब, 1 किलो नमक भी देश में 26 रुपए का मिल रहा है। अभी सबसे सस्ता चावल भी 20 रुपए किलो मिल रहा है। 1 किलो आटा भी कम से कम 30 रुपए का मिलता है। तेजस्वी यादव जी, ये आपका बिहार है। इस बिहार की हालत देख लीजिए। आप गर्व महसूस करते हैं जब सिविल सेवा परीक्षा में बिहार का बच्चा टॉप करता है, लेकिन इन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने दावा किया था कि 1 महीने में 10 लाख नौकरियां दे देंगे। पहला सिग्नेचर इसी बात पर होगा। सच्चाई यह है कि 11 महीने बाद भी नौकरियां नहीं दी गई है, और ये मैं नहीं कह रही हूं, आपने खुद कहा है। ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है। इसका कोई जवाब नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हम रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना भाई। आप खुद कह रहे हैं कि 3 लाख नौकरियों के आवेदन मांगे गए हैं। अब ये आवेदन मांगे गए हैं, परीक्षा नहीं हुई है, यानी नतीजे अभी महीनों दूर है। और यहाँ मैं फिर से वो तस्वीर दिखा देती हूँ जो शुरुआत में आपको दिखाई थी। ये लोग जो पुलिस की लाठियों से जान बचाकर भाग रहे हैं ना तेजस्वी जी, ये उन्हीं नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले लोग हैं। मई 2023 में बिहार सरकार ने 1,70,661 टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 15 जुलाई
शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख है, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया। बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांग लिए और इसी बदलाव को बदलवाने के लिए 1 जुलाई को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सीएम से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे, जब उन पर लाठियां चला दी गई। लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। तो शिक्षा मंत्री जी, आप ही बता दीजिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डालने के लिए जिम्मेदार कौन है? किसे ठहराया जाए जिम्मेदार? पटना में तो एक जमाने में भारत का सबसे उम्दा साइंस कॉलेज हुआ करता था ना, क्यों वहां से अच्छे छात्र नहीं निकल रहे? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी में 3 साल की ग्रेजुएशन औसतन 6 साल में पूरी हो रही है, जबकि 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन 3.5 साल में। कोरोना के बाद मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन 6 साल में पूरी हो रही है। कोरोना से पहले ये 5 साल में पूरी हो जाया करती थी। मुजफ्फरपुर की भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन 5 साल में पूरी हो रही है। मधेपुरा की बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पूरा करने में 5 साल लग जाते हैं, जबकि दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कोर्स वहां पर 5 साल में ही पूरा करा पाता है। ये ग्रेजुएशन का सिस्टम है। बिहार में बोर्ड परीक्षाएं कैसे होती है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। कमोबेश हर साल बिहार बोर्ड के टॉपर पर सवाल उठते हैं। जब पूरे सिस्टम को ही जंग लग चुकी हो तो अच्छे टीचर कैसे मिलेंगे? ये शिक्षा व्यवस्था एक दिन में बर्बाद नहीं हुई है, इसके पीछे दशकों की मेहनत है, दशकों की। जब हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू सिलिकॉन वैली स्थापित कर रहे थे, जब देवेगौड़ा, जेएच पटेल और एसएम कृष्णा बेंगलुरु को आईटी हब बना रहे थे, उस वक्त बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले जा रहे थे, जहां छात्र बकरी चरा रहे थे और शिक्षक उनके पीछे घूम घूम कर उन्हें पढ़ाने की असफल कोशिश कर रहे थे। यहां से बिहार की शिक्षा में जो नई क्रांति शुरू हुई वो अब तक जारी है और बिहार की इस दूरदर्शिता का नतीजा ये है कि आज बिहार के युवा पढ़ाई एनआईटी पटना में करते हैं, आईआईटी पटना में करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम और मुंबई जैसे शहरों का रुख कर देते हैं। क्यों बिहार में कोई आईटी कंपनी नहीं है? क्यों बिहार में कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर नहीं है? मैं आपको बताती हूं। बिहार में आईटी इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकी क्योंकि सरकारों ने कोशिश नहीं की। जब देश के अलग अलग शहरों में आईटी इंडस्ट्री लग रही थी, तब बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री चल रही थी। इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिहार में पैर रखने से डर रहे थे और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बिहार में कोई भी उद्योग पनप ही नहीं पाया। जो इंडस्ट्री पहले से भी थी वो बर्बाद हो गई। उद्योगपति बिहार जाने से कतराने लगे। दरभंगा में अशोक पेपर मिल्स 1958 में स्थापित हुई, 2003 में पूरी तरह बंद हो गई। भागलपुर की स्पन सिल्क फैक्ट्री 1994 में बंद हो गई। सारण की मॉर्टन टॉफी फैक्ट्री 1997 में बंद हो गई। मोकामा में बाटा शू फैक्ट्री 2014 में बंद हो गई। मोकामा की यूनाइटेड स्पिरिट्स की विस्की फैक्ट्री 2016 में पूरी तरह से बंद हो गई। मुंगेर गन फैक्ट्री में 36 वर्कशॉप थी, लेकिन अब सिर्फ 5 में ही काम हो रहा है, बाकी बंद हो चुकी है। 1947 तक बिहार में 33 चीनी मिल हुआ करती थी। भारत का 40% शुगर उत्पादन बिहार में होता था। अब बिहार में सिर्फ 11 चीनी मिल हैं। ये इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के आंकड़े बिहार के हैं, कहीं और के नहीं। और बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं होने के, बिहार में उद्योग नहीं लगने के कारण नीतीश कुमार आसपास समुद्र का ना होना बताकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। बिहार से सबसे नजदीक जो पोर्ट है वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है, जो पटना से करीब 700 किलोमीटर दूर है। और नीतीश जी
अगर आपकी माने तो बिहार यदि समुद्र तट पर होता तो अमेरिका और फ्रांस वाले विकसित देशों की कैटेगरी में खड़ा होता। लेकिन मैं फिर कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूँ। उन राज्यों के जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी जो समुद्र से कोसों कोसों दूर हैं। हरियाणा जमीन से घिरा हुआ राज्य है और वहां की प्रति व्यक्ति आय सालाना $3,527 है। उत्तराखंड जमीन से घिरा हुआ राज्य है, वहां की प्रति व्यक्ति आय जो है सालाना $2,898 है। $2,898। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय $2,164 है। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय $3,333 है। आंकड़े गवाह है कि देश में वो राज्य भी तरक्की कर रहे हैं जो जमीन से घिरे हुए हैं। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री ना होने का जो कारण बताया जा रहा है वो एक्चुअली जनता को गोल गोल घुमाने के लिए है। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रोजगार का जरिया सिर्फ सरकारी नौकरी ही रहेगी ना। वही सरकारी नौकरी जिसके लिए बिहार के युवा मारे मारे फिर रहे हैं। हर सीट के लिए युवा पुलिस के डंडे खाने को तैयार नजर आ रहे हैं। फरवरी 2022 में बिहार में 38,84,000 युवा बेरोजगार थे। 2021 में बिहार की बेरोजगारी दर 12.8% थी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बिहार में। बिहार उन राज्यों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। अब जब नौकरी सिर्फ सरकारी ही मिल सकती है तो नौकरी के लिए कतार भी तो लंबी होगी ना। आपका तर्क भी मान लेते हैं कि बिहार में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, तो भी आप डोमिसाइल नीति में बदलाव से पहले शिक्षक संघ से बात तो कर सकते थे ना, बेरोजगार युवाओं से बात तो कर सकते थे ना। लेकिन बात करना आपको गवारा नहीं था नीतीश जी। तेजस्वी जी, आप सिर्फ वादे कीजिए। अंग्रेजों का शासनकाल तो नहीं है जहां धरना देने पर, प्रदर्शन करने पर लाठियां बरसाई जाएं। क्या भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे वो प्रदर्शनकारी उपद्रव कर रहे थे? क्या वो हिंसा फैला रहे थे? तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखा तो नहीं। फिर लाठियां क्यों चली? और जब अभ्यर्थियों की आवाज बीजेपी ने उठाई तो पहले लाठियां और फिर केस दर्ज किया जाता है। शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ऋतुराज सिंह, नितिन नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये लाठियां क्यों चली, अब वो भी जानिए। ये लाठियां इसलिए चली क्योंकि सरकार की नाकामी छुपाने के लिए पुलिस के डंडे को आगे कर लिया गया। ये लाठियां चली बेरोजगारों में डर पैदा करने के लिए, ताकि वो दोबारा सरकार का विरोध करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछती रहूंगी, बिहार सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। बिहार में हालात इस वक्त जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जिस खूबसूरत बोल्ड बिहार का सपना नीतीश बाबू और तेजस्वी दिखा रहे थे वो उससे अभी कोसों दूर है, जैसा समुद्र बिहार से कोसों दूर है।